नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज ये फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। इस वक्त जो है 28 सीटों पर मतगणना चालू है और करीबन 28 सीटों पर का रुझान भी आ चुका है और जहां पर अधिकतर जो है भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस ने अभी हाल ही में कांग्रेस पीछे चल रही है और जहां पर 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी आगे है। ऐसे में किस तरह के रुझान अभी तक आ चुके हैं, इसे लेकर हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिनसे जानेंगे किस तरह का रुझान अभी तक आया। मुस्तफा जी, वॉइस ऑफ में स्वागत है। अभी तक का रुझान क्या मानते हैं, किस तक के पक्ष में माना जाए? जी नवीन, जो अभी तक का रुझान आया उससे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ही सरकार में रहेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रूल करेगी। और दूसरी ख़ास बात है, जो अब तक के रुझान है जो प्राइमा फेसी है, काफ़ी शुरुआती है, लेकिन उसको देख के एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर जो हमला बोला था और जो आरोप लगाए थे उन्होंने कि किस तरह से वो रुपए लेके बिक गए हैं, और जैसी मार्मिक अपील वो लगातार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि क्या मुझे इसलिए हटाया जा रहा है कि मैंने बेरोज़गारों को रोज़गार दिया, किसानों को जो है कर्जा माफ़ किया। तो अब लगता है कि वो तमाम जो उनके आरोप थे, जो दावे थे, वो ज़मीन पे साकार होते नहीं दिख रहे, दम तोड़ते दिख रहे, क्योंकि जो बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है। इसमें दूसरी ख़ास बात एक और दिखाई दे रही है कि जो माना जा रहा था कि जो सिंधिया समर्थक मंत्री है उनकी जीत में परेशानी होगी, वो रुक सकते हैं, लेकिन जैसा शुरुआती रुझान अभी आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सिंधिया समर्थक जितने भी मंत्री थे अधिकांश आगे चल रहे हैं। और जो सिंधिया के खासुल खास या कट्टर समर्थक है, प्रद्युमन सिंह तोमर हो, तुलसी सिलावट हो, गोविंद सिंह हो, ये तमाम लोग जो है अपने निकटतम प्रत्याशी से बढ़त लिए हुए हैं। और एक और ख़ास बात है, जो सुहासरा विधानसभा सीट है, जो हरदीप सिंह डंक है जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो भी बढ़त लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये साफ दिख रहा है कि ज़मीन पे मतदाताओं ने इनको जिताने का काम किया है। और उसमें एक चीज़ ये भी लगती है कि चूँकि जो समीकरण था, जैसा लग रहा था कि 28 सीटों पे चुनाव होते तो 8 सीटें ही बीजेपी को सरकार बनाने के लिए चाहिए, और अगर कांग्रेस को सरकार में वापसी करनी है तो पूरी की पूरी 28 सीटें जीतना पड़ेगी। लोग इस बात को लेकर उनको साफ ये था कि भाई इतनी सीटें कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं जीत पाएगी, तो फिर ऐसे में क्यों ना जो मंत्री उनके क्षेत्र के अंदर है, जो वहाँ से मंत्री बन चुके हैं, उनको वोट दे के जिताए ताकि सरकार से बेनिफिट लिया जा सके। तो और इसके पीछे जो शिवराज और महाराज की जो स्ट्रेटेजी थी वो भी यही थी कि इनको मंत्री बना करके चुनाव मैदान में उतारा जाए, और आखिर वही हुआ कि जितने भी लोगों को लाल बत्ती मंत्री बनाया गया वो तमाम लोग ज़मीन पे चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे। चुनाव प्रचार के दौरान ज़रूर ये दिखाई दे रहा था कि थोड़ा मुश्किल में ये लोग फंस सकते हैं, लेकिन इसमें ये वाला फैक्टर काम कर गया है कि जिसकी सरकार रहेगी उसका विधायक रहेगा, ताकि आने वाले समय में क्षेत्र का विकास हो सके, वहाँ जो है सरकार से फ़ायदा उठाया जा सके। तो ये जो शिवराज और महाराज का जो स्टेप था वो ज़मीन पे कारगर होता दिखाई दे रहा है। और शुरुआती रुझान में नवीन साफ तौर पे बीजेपी बढ़त लेते हुए दिख रही है, वो 18 सीटों पे आ गए हैं। इससे ये भी समझ पड़ रही है कि आने वाली जो मध्य प्रदेश में शिवराज ही रहेंगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार रहेगी। अगर मुस्तफा जी बात की जाए ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों की, तो वहाँ पर शुरुआती रुझान में देखा गया था कि 5 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी और 1 सीट पर बीजेपी। लेकिन अब जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली, क्योंकि ये गढ़ जो है सिंधिया का गढ़ माना जाता है। यहाँ से फिर सिंधिया ने एक बार जो है उठाव मारा है। तो क्या मानते हैं यहाँ पर कि फिर कांग्रेस आ सकती है आगे? देखिए नवीन, शुरुआती रुझान में जब था तब ज़रूर थोड़ा सा कांग्रेस दिखाई दे रही थी, बहुत मामूली थी, लेकिन अब जो है वहाँ की स्थिति धीरे धीरे स्टेबल होती जा रही है। और जो सिंधिया समर्थक जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, वो आगे दिख रहे हैं। 2 सीटों पर बसपा आगे दिख रही है। इसमें सिंधिया के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन का बड़ा कमाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई जगह हमने देखा था कि सिंधिया को लेके नाराज़गी थी, और वहीं जो है तो उतने बड़े पैमाने पे कांग्रेस से जुड़े लोग सिंधिया के समर्थन में भी नहीं जुटे थे। पर बीजेपी ने अपनी पूरी जान लड़ा दी, उसके संगठन ने, उसके कार्यकर्ता ने, और जिस तरह से मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को
दूसरे ज़िलों से इन विधानसभा सीटों पर लगाया गया था, एक एक वोट की मॉनिटरिंग की गई थी। जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार इन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आम सभाएं कर रहे थे, रोड शो निकाल रहे थे और तमाम विधायक और मंत्रियों को इसमें तैनात कर दिया गया था, तो उससे ये साफ तौर पे लगता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन, उसका मैनेजमेंट और ज़मीन पे उसके कार्यकर्ताओं की ताकत का परिणाम है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो है बीजेपी बढ़त बनाया हुआ है। जबकि ग्वालियर चंबल संभाग से खबरें ये भी आ रही थी कि जो बीजेपी के दूसरे बड़े नेता है जैसे नरोत्तम मिश्रा का नाम भी सामने आया था, वो लोग उतना काम कर नहीं रहे, असहयोग कर रहे जैसी बातें भी मीडिया में आई थी। लेकिन जो परिणाम आया है उससे लगता है कि बीजेपी संगठन ने जमकर काम किया है। आपको पता होगा कि हमारे क्षेत्र से जो मंत्री है ओम प्रकाश सकलेचा, वो मुरैना के प्रभारी थे, पूरे टाइम वही जो है वो किला लड़ाते रहे। नीमच से दिलीप सिंह परिहार जो विधायक है वो हाटपिपलिया के प्रभारी थे, वो वहीं रहे। माधव मारू को सुहासरा का जिम्मा दिया गया था और प्रदेश के वित्त मंत्री जो है जगदीश देवड़ा को सुहासरा का प्रभारी बनाया गया था। तो ये तमाम लोग जो है वो उन्होंने विधानसभा नहीं छोड़ा, वो प्रत्याशी के फेवर में लगे रहे और आखिरकार जो अभी के परिणाम आ रहे हैं उससे लग रहा है कि बीजेपी बढ़त बना रही है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही सत्ता में रहेगी। मुसबल जी, आपने एक बात और कही है कि संगठन पूरी तरह से लगा हुआ था, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो क्या शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस ने दूरियां बना ली थी कमलनाथ से, क्योंकि लगातार अकेले कमलनाथ ही वहाँ चुनाव में मेहनत कर रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में संगठन से लेकर मंत्री और छोटे छोटा कार्यकर्ता भी यहाँ मेहनत में लगा हुआ था। तो क्या माने, कमलनाथ पहली बार कांग्रेस ने हार मान ली थी? देखिए नवीन, कांग्रेस के अंदर व्यक्ति चुनाव लड़ता है, संगठन कभी नहीं लड़ता। ऐसा आदि अनादिकाल से हो रहा है। जब कभी चुनाव होते हैं तो प्रत्याशी को अपने दम पर किला लड़ाना पड़ता है। कांग्रेस में यूं देखा जाए तो संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जाहिर बात है कमलनाथ ही चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी बात आपने कही कि क्या शीर्ष नेतृत्व ने दूरियां बना ली थी, तो चूँकि उपचुनाव थे, संभावना उतनी प्रबल नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि शीर्ष नेतृत्व अगर मैदान में आता है और उसके बाद हार होती है तो पाप का ठीकरा हार होती है, तो जाहिर तौर पे ये है कि उनको उनके खाते में बड़ा माइनस जाता है कि बड़े नेताओं ने प्रचार किया और उसके बाद चुनाव हार गए। तो आम तौर पे उपचुनाव में जो बड़े नेता है, दिल्ली के नेता है, वो दूरियां ही रखते हैं और कमलनाथ को ही अपने दम पे चुनाव लड़ना था, क्योंकि वे ही मुख्यमंत्री थे और उनके ही नेतृत्व में सरकार बनी थी। तो संगठन जैसी बातें कांग्रेस में बेमानी है, बीजेपी में ज़रूर संगठन ही काम करता है। व्यक्ति कुछ भी मायने बीजेपी में नहीं रखता है, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो। इमरती देवी की बात की जाए तो इमरती देवी को आइटम शब्द कमलनाथ ने कहा था, क्या वो भी माइनस दिखता है कांग्रेस के लिए, कमलनाथ के लिए? देखिए, जिस तरह से पिछले चुनाव में माइका लाल जो है शिवराज सिंह चौहान ने कहा था और उसके बाद पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा जो बीजेपी के ही है, उन्होंने कहा था कि माइका लाल शब्द के कारण मध्य प्रदेश से जो है बीजेपी की विदाई हो गई। और अभी जो कमलनाथ ने आइटम कहा इमरती देवी के लिए के मामले में, तो मुझे नहीं लगता कि ये माइका लाल या आइटम जैसे शब्द जो है ज़मीन पे इतने असर रखते हो। मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि चूंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और जो लोग चुनाव मैदान में थे वो मंत्री पद पे बैठे हुए थे, तो ऐसे में जाहिर है कि लोग यह कहेंगे कि भाई जैसे आज हरदीप सिंह डंक है तो डंक कैबिनेट क्या हिस्सा है शिवराज सिंह चौहान का, तो क्षेत्र की जनता ये चाहेगी कि भाई मंत्री पद का लाभ क्षेत्र को मिले, यहाँ के विकास कार्य हो। तो एक वो बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। और दूसरा प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जिसने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कराई है। दो महत्वपूर्ण कारण है। बाकी आइटम और माइका लाल जैसी बातें मीडिया में सुनने में अच्छी लगती है, पर ज़मीन पे ये मुद्दे तमाम बेअसर होते हैं, इनका कोई वजूद मुझे नहीं दिखता है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह के अभी तक रुझान आए हैं, वो किस तरफ मोड़ बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इस बीच जो है एक बड़ा अपडेट हमारे पास देवास से आ रहा है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने आपत्ति जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि मतगणना स्थल में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वे मोबाइल लेके गए हैं, जिसे लेकर वहाँ पर हंगामा हो चुका है। साथ
ही किस तरह की अपडेट, और हमारे डेस्क पर है एंकर हमारे दिव्या अट्टवाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरह का अपडेट उनके पास है और मतगणना स्थल पर किस तरह के हालात हैं। हाँ दिव्या। नमस्कार नवीन जी, इस वक्त का जो अपडेट है, जहाँ तक मैं बता दूं कि सभी जो रुझान आ रहे हैं उसके अंदर बीजेपी जो है वो सबसे आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। वहाँ अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में पहले कांग्रेस जो है सबसे आगे चल रही थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर स्थिति काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब जो है बीजेपी के हाथ में जो धीरे धीरे यानी कि बीजेपी के हाथ में वोट जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो देवास है, तो देवास में पहले यानी कि विपिन वानखेड़े जो कि सबसे ज़्यादा आगे दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद में वहाँ पर जो है काफ़ी विवाद हो गया है मोबाइल को लेकर। आपको बता दी कि बताया जा रहा है कि यानी कि जो मतगणना केंद्र है वहाँ पर मोबाइल को लेकर काफ़ी प्रतिबंधित लगा दी गई है। और वहीं खंडवा की बात करें तो खंडवा में भी ऐसा ही माहौल वहाँ में देखने को मिला है, जहाँ पर यानी कि जो मीडिया कर्मी है वो वहाँ पर गए थे, लेकिन उनको जाने से वहाँ पे रोक दिया गया है, वहाँ पे मोबाइल भी प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके बाद में वहाँ पे पत्रकार लोगों ने वहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी किया है। वहीं अगर बात करें अब बीजेपी यानी कि आगरमालवा से डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी, यानी कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि महिलाओं को लेकर राजनीति में किस प्रकार से मुद्दा उठाया जा रहा था, यानी कि कमलनाथ ने डबरा विधानसभा सीट से इमरती देवी को आइटम कह दिया था, जिसके बाद में अब ये दिखाई दे रहा है कि एक बयान भी हमारे सामने आया है, जिसके बीच में डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी इमरती देवी अभी उन्होंने ये कहा है कि यानी कि हनुमान के भक्त यानी कि वो है, लेकिन हम भी बजरंग बल के जो भक्त है, हम देखते हैं कि अब जो है सत्ता वो किसके हाथ में जाएगी, यानी कि भगवान जो है वो सब देख रहा है। यानी कि उनका एक बयान हमारे सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कमलनाथ ने जिस प्रकार से मेरे लिए शब्द जो कहे थे, अब जो है भगवान उनको इस बात का जो जवाब देने जा रही है। यानी कि इमरती देवी जो है अभी बीजेपी की प्रत्याशी जो कि सबसे ज़्यादा आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर सुवासरा विधानसभा से बात की जाए तो सुवासरा विधानसभा में भी यही हाल है, यानी कि हरदीप सिंह डंग जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और उसके बाद में अब हरदीप सिंह डंग के भी लिए ये जो उपचुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण उपचुनाव है, और काफ़ी जो उनको सफलता हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पहले व दूसरे व तीसरे रुझान में सबसे आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, वो हरदीप सिंह डंग जो है वो अभी काफ़ी सबसे ज़्यादा आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें और भी मतलब सीटों की, तो अधिकतर जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। और अन्य अपडेट के लिए लगातार आप देखते रहे वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़। धन्यवाद। तो ये थी एंकर दिव्या अट्टवाल, जिन्होंने बताया किस तरह के रुझान अब तक आ चुके हैं। इस बीच जो है एक बड़ी खबर हमारे पास सुवासरा से आ रही है, जहाँ पर हरदीप सिंह डंग करीबन 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और राकेश पाटीदार यहाँ से पीछे चल रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे डेस्क इंचार्ज जो है मनीष जी चांदना है, उनसे जानेंगे किस तरह का अपडेट उनके पास है, क्योंकि लगातार वे जो है ऐप और वेब अपडेट कर रहे हैं, उनके पास भी रुझानों का अपडेट लगातार बरकरार है। मनीष जी, आपके पास किस तरह का अपडेट है? देखिए नवीन जी, अभी तक जो अपडेट आ रहा है 28 सीटों में जो कांग्रेस 9 सीटों पे मात्र 9 सीटों पे बढ़त है कांग्रेस की, और इससे लग रहा है कि भाजपा बहुमत की ओर अग्रसर हो रही है। और मध्य प्रदेश के हर जिले में हमारे प्रतिनिधि मौजूद है और पल पल की हमें खबरें दे रहे हैं। हम हमारे दर्शकों तक पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं, और अभी जो रुझान आए हैं उस अनुसार अभी बढ़त बनाए हुए हैं, और आने वाले 1 घंटे में स्थिति और साफ हो जाएगी। तो ये थे मनीष जी चांदना, जिन्होंने बताया कि आने वाले 1 घंटे में जो है स्थिति साफ हो जाएगी। साथ ही एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, कुणाल चौधरी जो है पूर्व मंत्री हैं, और उन्होंने एक बयान दिया है, और उन्होंने बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज़्यादा जो उम्मीदवार है वे जो है उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये बयान कुणाल चौधरी का हमारे पास आया है। साथ ही हमारे साथ मौजूद है एंकर योगी तपलास, उनसे जानेंगे किस तरह का अपडेट उनके पास भी है, क्योंकि वे भी लगातार जो है आने वाले रुझानों पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। उनसे जानेंगे किस तरह का अपडेट है। नमस्कार नवीन जी, जैसा कि सभी को पता है कि 28 विधानसभा सीटों में से अभी हमारे पास जो अपडेट आ रहा है उसमें ऐसा पता चल रहा है कि काफ़ी बड़ा चढ़ाव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी ने 18 सीटों पर अपनी जगह बनाई हुई थी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 9 सीटों पर और बसपा ने 1 सीट पर अपनी जगह बनाई हुई थी। वहीं अब थोड़ा सा डिफरेंस जो है अपने को देखने के लिए मिला है, जहाँ बीजेपी ने अभी 18 पे जगह बनाई हुई थी, वहीं बीजेपी अब 17 पे आ गई है, और कांग्रेस अभी तक 9 पे ही, और बसपा जो है अभी 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो ऐसे जो उतार चढ़ाव है वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मीडिया जो है वो सभी दिग्गज नेताओं से बातचीत कर रही है, और उसमें ये सामने आया है कि जो सभी दिग्गज नेता जो है वो अभी कांग्रेस के यही बोल रहे हैं कि 1 घंटे में अभी स्थिति साफ हो जाएगी। साथ ही जो ईवीएम के जो वोट्स अभी वो खुले भी नहीं, और ईवीएम के जो वोट्स खुलेंगे तब पता चलेगा कि स्थिति क्या है। वहीं जो शुरुआती दौर होता है उसमें ऐसे उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो बीजेपी
बीजेपी के जो जहाँ जहाँ बीजेपी आगे चल रही है वहीं बीजेपी जो प्रत्याशी है वो अभी से ही जीत का जश्न मनाने लग गए हैं। साथ ही अभी जो सभी नेता हैं वो मंदिरों पर ज़्यादा जा रहे हैं, देखा जा रहा है। और मंगलवार जो है वो ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि अभी मंगलवार है तो जनता जो है, जनता के लिए मंगल होना चाहिए, या फिर जो नेता हैं वो मंगलवार का व्रत करते हैं तो उनके लिए मंगलवार अच्छा होगा। तो ऐसे कई तरह के बयान जो है नेताओं की साइड से सामने आ रहे हैं और अभी हम लगातार नजरें बनाए हुए हैं और आपको पल पल के अपडेट्स देते रहेंगे। तो ये थी योगिता प्लास जिन्होंने बताया कि जो रुझान आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते और घटते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है 1 घंटे के अंदर स्थिति साफ होगी। अभी तक जो है ईवीएम की तरफ से कोई वोटिंग जो की गई थी वो खुली नहीं है, उसके बाद ही 1 घंटे के अंदर स्पष्ट होगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।